सेट ए टू बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में एम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में एन हो, और हम कहें अगर m इज नॉट इक्वल टू n, तो वी कैन डिफाइन एनी वन वन ऑन टू फंक्शन। हम कोई भी वन वन ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। हम कब डिफाइन कर सकते हैं? जब हमारे पास m और n इक्वल हो जाएं। सो वी मस्ट हैव m इज इक्वल टू n। और हमने ये चीज +1 में ऐसे पढ़ी थी कि एक पर्सन अगर सपोज एक एलिमेंट इधर ले लिया सेट ए में और इधर ले लिया बी और सबके एलिमेंट्स इक्वल हैं तभी आप कर सकते हो 1 2 n तक, 1 2 n तक। अब क्या होगा, एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से, किसी भी एक से बनाएगा रिलेशन। तो या तो 1 1 के साथ जुड़ेगा, या 1 2 के साथ, या 1 3 के साथ, क्योंकि मुझे 1 1 ऑन टू फंक्शंस बताने हैं। और 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट एक से ही जुड़ सकता है, सबसे नहीं जुड़ेगा। तो 1 1 से ही जुड़ेगा। तो इसके पास कितने वेज हैं? 1 के पास n नंबर ऑफ वेज हैं जिससे वो ज्वाइन कर सकता है किसी भी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनाने हमें, 1 के पास कितने वेज हुए? n। ठीक है, अब एक नंबर तो 1 ने पकड़ लिया, 2 के पास कितने वेज होंगे? n-1। 3 एक कम हो गया, एक नंबर और कम हो जाएगा तो n-2। और ऐसे करते करते लास्ट जो n होगा और उधर लास्ट इनमें से कोई एक नंबर बचेगा तो 1 वे आ जाएगा, 3 2 1। तो टोटल वेज हो जाएंगे n n-1 n-2 3 2 1 तक। तो फैक्टोरियल n ways। These are the total number of ways. If any student have a doubt, so you can personal chat with me. Then I will unmute you. Otherwise, I have muted you so that there should not be disturbance from surroundings. Next, अभी ये number of 1 1 1 2 functions हैं। तो next आपके पास जो हमें टॉपिक करना है, एक्चुअली मैंने आपको ये कट कराया था, स्टार्टिंग में बोला था कि सीबीएसई ने सिलेबस में डिलीट कर दिया है, बट अभी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि ये टॉपिक डिलीट होगा नहीं होगा। और जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कल को आप एग्जाम देते हैं, तो ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस टॉपिक। मैं करा रही हूँ, देखते हैं अभी क्या रहता है। अभी कुछ गाइडलाइंस का पता नहीं है, सीबीएसई लास्ट मोमेंट पे भी कह सकती है कि फुल सिलेबस आएगा, तो हमें सारा ही करना है। लेट f is a function from x to y and g be a function from y to z, be two mappings. Okay, Shubham wants to get this topic repeat कि 1 1 on 2 function कैसे लिखते हैं। एक सेट a से b पर हमें ये बताना है नंबर ऑफ 1 1 on 2 functions। अगर 1 1 on 2 functions हमें पता करने हो बेटा, तो एक सेट A से लेकर B तक अगर कोई फंक्शन गिवन है तो हमें ये दिया हुआ है, सपोज A के अंदर m एलिमेंट है और B के अंदर n है। अगर ये A और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, मान लो मैं आपको बोलूं सेट A में तो है 5 एलिमेंट, B में है 8 एलिमेंट, तो आप एक बात लिख देंगे कि वी कैन नॉट फाइंड 1 1 on 2। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक में 5 है एक में 8 है, फिर हम 1 1 on 2 नहीं लिख सकते? देखिए बेटा, हमने क्या कहा था, 1 1 का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट एक से जुड़ना चाहिए। एक्स में हम फर्स्ट सेट में खाली कोई छोड़ नहीं सकते डोमेन में, और ऑन टू तब होता है जब को डोमेन में भी कोई खाली ना हो, मतलब को डोमेन और रेंज बराबर हो जाए। तो ना इधर कोई एलिमेंट बचे ना इधर बचे, और हर एक एलिमेंट एक से जुड़ा हो। ये तो भाई तभी पॉसिबल हो सकता है जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मान लो इधर 5 हो गए इधर 8 हो गए, तो 5 एलिमेंट्स को 5 से जोड़ दोगे, 3 खाली रह जाएंगे तो ऑन टू नहीं है। अगर उन 3 को इधर 5 जो एलिमेंट होंगे आपके, ठीक है, अब 5 में से अब किसी एक और एलिमेंट को भी दूसरे से जोड़ोगे तो फिर वो 1 1 नहीं रहेगा। तो या 1 1 नहीं रहेगा या ऑन टू नहीं रहेगा।
कंप्लीट 1 1 ऑन 2 बनाना है तो हमें ये बात समझनी है, पहले कान तो ए और बी के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर ए और बी के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए, अब वेज, अब उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन कितने होंगे, जितने मेरे पास तरीके होंगे। अब ये सबसे नहीं जुड़ेगा, ये तो मैंने आपको बताया है कि शायद इनमें से किसी, अब यहाँ पर भी n पर्सन खड़े हैं, यहाँ पे भी n है, पेयरिंग बनानी है, ये एक पर्सन इन n में से किसी भी एक को चुन लेगा। तो इसके पास, पहले बच्चे के पास n वेज हैं, ठीक है, जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते थे, अरेंजमेंट्स में, तो ये n वेज में चूज कर लेगा। दूसरे के पास कितने तरीके हैं, सेकंड वाला एक एलिमेंट तो ये ले गया 1, अब इधर बच्चे रह गए n-1। दूसरे वाले के पास n-1 बच्चे खड़े हैं सामने, वो इनमें से किसी के साथ भी अपनी पेयरिंग कर सकता है, एक पेयर बनाएगा और वो भी चला जाएगा। फिर थर्ड की बारी आएगी तो उसके लिए n-2 लोग बचे हुए हैं, तो ऐसे करते करते लास्ट इधर भी एक बच्चा बचेगा, इधर भी एक, तो 1 वे ही रह जाएगा चूज करने में। तो टोटल आपके पास फैक्टोरियल n वेज होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलें, composition of functions. What do we mean by composition of functions? कोई भी फंक्शन f x to y गिवन है एंड g y to z भी टू मैपिंग्स ले लें, let x belong to x is mapped, mapped का मतलब इसकी इमेज है, mapped to an element y belonging to y, that is y is equal to f of x। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि x का आंसर y है तो y इज इक्वल टू f ऑफ x हो गया। ठीक है, ये मैपिंग आ गई। अंडर दी मैपिंग f एंड दिस y इज मैप्ड, और ये y किसको मैप्ड है, टू एन एलिमेंट z बिलोंगिंग टू z अंडर मैपिंग g। अब ये कहता है अगर हम ये ले लें अंडर दी मैपिंग f में ये दिया हुआ था और ये y है, अगर ये किसी z एलिमेंट को मैप होता है अंडर दी मैपिंग g, कहने का मतलब अब z क्या है, g ऑफ y है, तो हम उसे बोलते हैं g ऑफ y क्या था, fx, तो मैं gy को g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग या कंपोजिट मैपिंग ऑफ f एंड g। द मैपिंग, वो मैपिंग अभी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी आपको, जो मैप करती है, मीन्स इमेज बनाती है, विच मैप्स x belonging to x to z belonging to z is called product or composite mapping of f and g and is denoted by GOF। लिखते हम यही है ना, G ऑफ F ऑफ X, जैसे पढ़ेंगे वैसे ही लिखेंगे, GOF। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, G ऑफ F ऑफ X में कैसे बनेगा बेटा, सपोज मेरे पास ये सेट X है, फिर एक सेट Y है, फिर एक सेट Z है। हमने कहा कंपोजिट मैपिंग बनानी है, सिंगल फंक्शन तो हमें समझ में आती है बात, कंपोजिट मैपिंग बनानी हो तो हमने क्या चीज ली बेटा, देखिए x टू y था, इसके अंदर कोई x एलिमेंट है जिसका आंसर y आता है, और उस y को हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि फंक्शन की मैपिंग f है तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो ये y हो गया आपका f ऑफ x। नेक्स्ट, जब आप y ऑफ f ऑफ x लेंगे बेटा, ठीक है, तो आप z के लिए क्या होगा, नेक्स्ट हमने कहा ये जो y एलिमेंट है ये z में मैप हो गया, लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ था, g, तो z किसके बराबर होगा आपकी बात, z इज g ऑफ y, और अगर ध्यान से देखें तो z इज g ऑफ y
और y खुद क्या था, f ऑफ x। तो z क्या हो गया, g ऑफ f ऑफ x। तो अगर अब इसको कंपोजिट फंक्शन लिखूं तो एक्चुअल में क्या है, x पुट किया और उसका आंसर z आ रहा है। तो हमारा x ये एलिमेंट मैप हो गया, लेकिन इसको एफ ओ जी नहीं बोलते। एरो तो एक्स से जेड जाएगी, नाम हमेशा उल्टा लिखेंगे, जी ओ, नाम हमेशा उल्टा लिखोगे, जी ओ एफ। तो ये आपकी कंपोजिट मैपिंग है, ठीक है। ये कंपोजिट मैपिंग बन जाएगी। एक्स का आंसर आया वाई, एफ ऑफ एक्स। वाई का आंसर आया आपके पास जेड, जो कि जी ऑफ वाई था। जी कोई फंक्शन है, अगर वाई को ध्यान से देखूं तो वाई एफ ऑफ एक्स ही था। तो एक्स का आंसर जेड में अगर जा रहा है तो एक्स इज मैप्ड इनटू जेड अंडर द मैपिंग जी ओ एफ, ठीक है। कैसे लेना है, एक सेट एक्स है, एक्स एक एलिमेंट है जिसकी इमेज आती है वाई अंडर द फंक्शन एफ। वाई का जो आंसर आ रहा है, अब जो एक्स का आंसर आया उस आंसर को पकड़ते हुए आगे मैप किया जी में, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, z इज जी ऑफ वाई। तो z आपका जी ऑफ वाई हो गया। तो अब ये बन गया जी ओ एफ, जेड जी वाई था बट वाई एफ एक्स था। एक्चुअल में देखूं तो एक्स का आंसर जेड आ रहा है, लेकिन फंक्शन कंपोजिट हो चुका है जी ओ एफ। तो ये लेते हैं, इट शुड बी क्लियरली मीन दैट कि जब आप जी ओ एफ लेंगे तो वो मीनिंगफुल है ओनली व्हेन। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चों को ये मैप करना नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है इसका कि जी ओ एफ इज मीनिंगफुल। अब बच्चे लिख तो देते हैं लेकिन ये नहीं पता होता ये मीनिंगफुल है या नहीं। जी ओ एफ इज मीनिंगफुल, या ये भी कह सकते हैं हम एग्जिस्ट करता है, मीन्स ओनली व्हेन। एक ही बात होगी अगर ध्यान से सोचें तो, range of f is contained in domain of G। that is हम ये भी कह सकते हैं range of f is subset of domain of G। GOF मीनिंगफुल तभी होता है बेटा, अब ध्यान से देखिए, x का जो आंसर आ रहा है वो रेंज है। अगर G की डोमेन के अंदर f की रेंज नहीं आती तो आप उसको आगे मैप कैसे करोगे। मान लो मेरी ये f की रेंज है और g की डोमेन बड़ी है, अब इन्हीं एलिमेंट्स को आगे मैप करोगे तो GOF बनेगा। मान लो कोई एलिमेंट यहाँ पड़ा है तो वो f से आया ही नहीं मैपिंग लेकर, तो वो आगे कैसे होगा, वो कंपोजिट नहीं बनेगा। तो कंपोजिट मैपिंग में ये बात ध्यान से देखने की है कि अगर आप कोई एलिमेंट x ले रहे हैं बेटा, ये एलिमेंट x की जो रेंज आ रही है, मतलब जितने भी x थे इसके अंदर और भी जो एलिमेंट थे, इन सब का जो आंसर आया वो G की डोमेन है y, उस डोमेन का सबसेट होनी चाहिए f की रेंज। अगर f की रेंज G की डोमेन का अगर f की बेटा देखिए, अगर f की रेंज G की डोमेन का सबसेट हुई तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज मान लो कोई एलिमेंट बाहर है जो f की रेंज के अंदर y के अंदर नहीं आ रहा है तो वो मैप नहीं होगा। दूसरी बात, मान लो आपकी f की रेंज बाहर निकल गई और आपकी g की डोमेन कुछ और है, वो उसका सबसेट नहीं बनी, तो भी आप मैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट टास्क क्या याद रखेंगे कि अगर मुझे GOF बनाना है तो f की रेंज G की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। देखिए x क्या है, डोमेन का काम करता है, तो fx रेंज आती है। अभी f की तो रेंज है लेकिन G के अंदर है तो G की डोमेन का काम कर रहा है, तो रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली हम FOG भी बनाते हैं। वो कब एग्जिस्ट करेगा? एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट ओनली इफ, अब क्या होगा, अब जी इसके अंदर है तो अब आपको समझ आ गई बात, जो पॉइंट अंदर है वो डोमेन बनेगा। तो अब जी तो किसी एलिमेंट की रेंज थी, ठीक है, एक्स की, तो ओनली इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ किसका, एफ के अंदर है, तो डोमेन ऑफ एफ। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो एफ ओ जी लिखा है तो पीछे वाले की रेंज जो लास्ट में जी लिखा है एफ कई डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। तो ये आपके पास कंपोजिशन आएगी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती, हमेशा ध्यान रखेंगे। एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, मे और मे नॉट बी, तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑलवेज। कई बार तो ऐसा भी होगा एफ ओ जी डिफाइन हो रहा है लेकिन जी ओ एफ डिफाइन ही ना हो शायद। भाई जी की रेंज एफ की डोमेन का सबसेट हो, बट क्या पता एफ की रेंज जी की डोमेन का सबसेट ही ना बनती हो, तो फिर तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो डिफाइन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, शायद डिफाइन ही ना हो, और अगर हो जाए दोनों तो सेम भी ना हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन थी जो आपको एक्सप्लेन की है। थ्योरम्स हैं जिसका रिजल्ट डिस्कस जरूर करूंगी आपके साथ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है, कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता। दैट इज, एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, इफ एफ जी एच आर थ्री फंक्शंस, कैसे फंक्शन है, एफ है ए से बी, जी है बी से सी, और एच है सी से डी, देन एच ऑफ जी ओ एफ एच ओ जी ऑफ एफ, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। एसोसिएटिव में क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव होती है इफ एफ जी एच ऐसे फंक्शन हो, एक ए से बी है, दूसरा बी से सी है, तीसरा सी से डी है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, पहले जी ओ एफ का कंपोजिट लेके बाद में एच करें, या पहले एच ओ जी का कंपोजिट लेकर बाद में एफ से करें, तो ये चीज सेम रहेगी। नेक्स्ट, सिर्फ बेसिक रिजल्ट्स डिस्कस करूंगी कि ताकि आप इन रिजल्ट्स को कर पाए। सेकंड रिजल्ट देखिए, सेकंड थ्योरम, द कंपोजिशन ऑफ, मैं सिर्फ टॉपिक इसलिए समझा रही हूँ आपको कि क्वेश्चंस क्लियर हो, हमें पता हो, ऑफ टू वन वन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शंस वन वन है तो आपका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी वन वन होगा। कैसे, दैट इज मैं ये कह दूं, एफ अगर ए से बी एंड जी बी टू सी बी वन वन फंक्शंस, दोनों वन वन फंक्शंस हैं, देन जीओ एफ एक फंक्शन होगा, जीओ एफ का मतलब ए से बी गए बी से सी, तो एफ से जी नहीं गए, नाम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ, क्योंकि एफ का आंसर आगे चला गया जी, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, ए टू सी इज ऑल्सो वन वन। इस बात को ध्यान से समझे तो क्या मतलब है, देखिए, देखो बेटा एक मिनट, नेक्स्ट अगर हम देखें
भाई ये बोल रहा है ना कि 1 1 है तो 1। मैं एक बार एक डायग्राम बनाती हूँ, हमें पता चल जाएगा, अभी समझ में भी आ जाएगा साथ के साथ। देखो, ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया और ये सेट सी ले लिया। एबीसी आपके पास 3 सेट्स हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए टू बी एफ है जो कि 1 1 है। 1 1 का मतलब हम ये कहते हैं 1 2 3 ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। 1 1 का मतलब ये नहीं होता कि पहला पहले से ही जुड़ेगा, किसी से भी जुड़े, बट इतनी बात क्लियर है, एक एलिमेंट एक से ही ज्वाइंट होगा। देखो, मैंने 1 को जोड़ दिया बी से, 2 को सी से, 3 है ये 1 1। अगर ये फंक्शन एफ था तो मैपिंग लिखना, एफ ऑफ 1 क्या है ए, एफ ऑफ 2 क्या है, सॉरी एफ ऑफ 1 क्या है बी, एफ ऑफ 2 आपने क्या लिया है सी, एंड एफ ऑफ 3 क्या लिया है ए। नेक्स्ट जी पर आ जाओ। अगर जी की मैपिंग पे जाऊं, ए को ले गए आर, बी को ले गए पी, सी को ले गए क्यू। अब जी ऑफ ए, अब ये फंक्शन है जी, जी ए का आंसर क्या आ रहा है आर, जी ऑफ बी, बी का आंसर क्या लिया आपने पी, एंड जी ऑफ सी, सी का आंसर हमने क्या लिया है क्यू। तो जी ए जी बी और जी सी भी आ गए। अब ध्यान से देखेंगे, 1 गया बी पर और बी गया पी पर, तो अगर जी ऑफ एफ ऑफ 1 देखूं तो पी है, चेक करें। अभी एक बार चेक भी कर लें। अगर मैं इसको ओरिजिनली देखूं तो हम लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ ऑफ 3। क्या मतलब है कंपोजिट का? जब जी ऑफ एफ ऑफ 1 लेंगे तो जी ऑफ एफ 1 का आंसर क्या है बी, तो जी बी, और जी बी कितना था पी। जी ऑफ एफ टू, एफ टू कितना था सी, अब जी सी कितनी थी क्यू। नेक्स्ट, जी ऑफ एफ थ्री, जी ऑफ एफ थ्री कितना था ए, जी ऑफ ए कितना है आर। अब अगर ध्यान से देखें तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, 1 का आंसर पी आ रहा है, 2 सी में गया सी क्यू में तो 2 का आंसर क्यू, 3 ए में गया ए आर में तो 3 का आंसर आर। ये भी तो 1 1 है, एक एलिमेंट का एक ही आंसर है यूनिक। तो देयरफॉर अगर एफ भी 1 1 है, जी भी 1 1 है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ इज ऑल्सो 1 1, वो भी 1 1 होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये थ्योरम का प्रूफ नहीं था, विद एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये थ्योरम समझनी बहुत जरूरी है, हमें आगे बार बार ये रिजल्ट काम आएंगे। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शंस। अगर दो ऑन टू फंक्शंस का कंपोजिशन लें तो वो भी ऑन टू फंक्शन होगा। दैट इज, अगर एफ ए टू बी है, जी बी टू सी है, आर ऑन टू फंक्शंस। एफ ए से बी है, जी बी से सी है, ऑन टू है, देन जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो ऑन टू। अब ये कैसे होगा? थ्योरम का प्रूफ नहीं करा रही, बाय एग्जांपल आपको एक बात बताना चाहूंगी। हमने कहा ए से बी ऑन टू है, ये एफ मैपिंग है, ये जी मैपिंग है। अगर ए से बी ऑन टू है, 1 1 की बात नहीं कर रहा, ऑन टू की बात कर रहा, तो मैं नहीं कह रही 1 1 है, लेकिन ऑन टू जरूर है। अब देखिए, 1 बी से ज्वाइन हो गया, यहाँ हो सकता है एक मेंबर फालतू भी हो, 3 और 5 दोनों सी से ज्वाइन हो गए,
2 मैंने डी से कर दिया, सारे ABCD कवर हो गए। ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि बी सेट में कोई मेंबर खाली नहीं। अब ये कहते हैं जी भी क्या चीज है, आपका ऑन टू है, तो जी में भी तो चाहे ए और बी मिलकर पी पर जाए, डी क्यू चला जाए सी आर, खाली तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, खाली नहीं मिलेगा यहाँ भी। अब ये कह रहा है अगर जीओ एफ लिखूं तो क्या जीओ एफ ऑन टू होगा? नेचुरल सी बात है, जीओ एफ का मतलब ये है चाहे इसके दो एलिमेंट मिलकर आके जाए, मतलब कुछ भी करके देखो, वन गया बी पर, बी गया पी पर, तो जी ऑफ एफ ऑफ वन पी, टू गया पी पर, डी गया क्यू पर, तो जी ऑफ एफ ऑफ टू इज क्यू, थ्री गया सी पर, सी गया आर पर, तो थ्री आर पे पहुंच गया, फोर फोर गया ए पर, ए गया पी पर, तो फोर का आंसर भी पी आ गया, कोई बात नहीं। जी ऑफ एफ ऑफ फाइव, फाइव गया सी पर, सी गया आर। कहने का मतलब पी क्यू आर सारे ऑक्यूपाई भी हो गए, वन वन नहीं बना, कोई बात नहीं क्योंकि ओनली ऑन टू लिखा था, लेकिन क्या अभी भी सी में कोई नंबर खाली बचा है? नहीं, तो अगेन जीओ एफ भी क्या हो गया? ऑन टू। तो अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो जीओ एफ भी ऑन टू होगा, ये आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ दोनों थ्योरम्स को मिला दूं तो आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट थ्योरम, द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस is a bijection. Composition of या composite function of two bijection is a bijection. Bijection का मतलब क्या होता है? वन वन ऑन टू। अब तो और भी आसान हो गया, वन वन भी लेना है, ऑन टू भी लेना है, खाली भी नहीं छोड़ना। तो अब क्या होगा? वन टू थ्री ए बी सी पी क्यू आर, तो कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे एलिमेंट्स। तो जो वन वन ऑन टू है अभी भी दोबारा भी वन वन ऑन टू है, एफ भी वन वन ऑन टू है, जी भी वन वन ऑन टू है, तो आपका एफ ओ जी भी क्या होगा? वन वन, एंड जी ओ एफ भी वन वन ऑन टू हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, अभी कंपोजिशन ऑफ तो हमने पढ़ लिया बाइजेक्शन तक। अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली याद करवाऊंगी उस टाइम। फर्स्ट है कि इफ एफ ए से बी एक फंक्शन हो और जी बी से ए, बी वापिस बी से ए आ गया, बी टू फंक्शंस A to B, G from B to A, such that GOF is equal to IA, then F is 1 1, G is on। दोनों 1 1 दोनों ऑन टू नहीं होंगे, ठीक है? फंक्शन एक F गया A से B और G वापिस B से A आ गया, तो वापिस उसी पॉइंट पर तो आएगा, तो ये कह रहा है वो IA है, आइडेंटिटी। क्या कह रहा है? F तो है 1 1, सॉरी दिस इज सेट A, दिस इज सेट, ये F है, तो F जो एलिमेंट जा रहा है वो F तो आपका क्या है? 1 1, तो इसका मतलब एक एलिमेंट का आंसर एक होगा। G ऐसा है जो B2A है, B2A माने का मतलब G ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट इसकी इमेज में यहाँ खाली ना रहे, और अगर यहाँ खाली हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं बनेगा,
बिकॉज ए टू बी भी एक फंक्शन है तो खाली हो नहीं सकता। तो नेचुरल सी बात है, अगर आपके पास जीओ एफ आइडेंटिटी बन रही है, एफ ए टू बी है, जी बी टू ए है, दो फंक्शंस हैं और अगर ये आइडेंटिटी बनती है तो एफ वन वन 100% होगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ से उधर जाना है तो हर एलिमेंट का कोई आंसर होगा और वो यूनिक से जुड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा है आइडेंटिटी है, मीन्स वन का आंसर घूमकर वापिस वन ही आ गया, टू का आंसर घूमकर वापिस टू ही आ गया। तो वो कब होगा? जब एफ तो वन वन होना जरूरी है और जी का ऑन टू होना जरूरी है, तब आपके पास ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा हो, इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, एफ तो ए से भी है, जी आपका बी टू ए है, बी टू फंक्शंस, पहले क्या था? जी ओ एफ, तो आइडेंटिटी ऑन ए होगा। अब एफ ओ जी क्या होगी? आइडेंटिटी ऑन बी। यहां से कट करो। एफ ओ जी इज आइडेंटिटी ऑन बी, क्योंकि एफ ओ जी का मतलब क्या होगा? पहले जी उसके बाद एफ। तो अब क्या होगा अगर उल्टा लिख दिया जाए? तो नेचुरल सी बात है, अब पहले जी लिया है तो देन अब जी इज वन वन होना चाहिए एंड एफ इज ऑन टू होना चाहिए। बात वही रहेगी। मतलब पहले अगर जीओ एफ है, पहले एफ हो रहा है तो एफ को वन वन होना पड़ेगा और बाद में जी की इमेज आ रही है तो जी को ऑन टू होना पड़ेगा। अब अगर एफ ओ जी है, पहले जी हो रहा है तो जी से सारे मेंबर्स वन वन मैप हो जाएं, उसके बाद एफ को ऑन टू होना पड़ेगा, तभी ये आइडेंटिटी बनेगी। तो आइडेंटिटी बनने के लिए ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वन वन ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अब एग्जांपल्स। अभी क्लास का लिंक अगर ओवर हो जाता है तो यू विल गेट अनदर लिंक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।